जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th स्टैंडर्ड की मैथ्स ले रहे हैं यहाँ पे और चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले ये मैंने एक अलग से वीडियो बनाया। देखिए, इसका नाम दिया है यहाँ पे एक्स्ट्रा वीडियो 1। क्यों जरूरत पड़ी मुझे ये अलग से वीडियो बनाने की? चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो मैंने बनाया है कैलकुलेशंस के ऊपर। ओके, तो क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई? क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चे अभी भी कैलकुलेशंस में अटक रहे हैं। देखिए बच्चों, मैंने पहले आगाह किया था, चैप्टर नंबर 1 पढ़ाते वक्त बीच में भी आगाह किया था कि 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को कैलकुलेशंस में बिल्कुल अटकना नहीं है। अगर आप अभी भी कैलकुलेशन में अटक रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है। बहुत से बच्चे अभी कुछ बच्चे बोर्ड मास को नहीं समझ पा रहे हैं कि बोर्ड मास क्या है, क्या सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, किस चीज में कौन से सवाल में क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। कभी भी किसी को भी आगे पीछे कर देते हैं। तो अलग अलग तरह की मिस्टेक्स बच्चे कर रहे हैं जो कि 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को नहीं करनी चाहिए। इसलिए कैलकुलेशंस में किस किस तरह के मिस्टेक्स पॉसिबल है, कुछ एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं, ज्यादा लूंगा तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो कैलकुलेशंस के ऊपर मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि किस किस तरह के मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं, कहाँ कहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों को लगता है कि एक ही तरह की सिचुएशंस में दो अलग अलग सवालों में दो अलग अलग काम क्यों हुए, समझ में नहीं आता। देखने में लगता है कि सिचुएशंस एक हैं। तो इस तरह का मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ। ओके, और कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस जैसे जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उस तरह की गलतियां आपको फिर करनी नहीं है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, देख लेंगे और उसके हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये पर्टिकुलर टाइप की गलतियां आप कभी भी कैलकुलेशंस में नहीं करेंगे। ये जिंदगी भर चलेंगी, हर तरह के चैप्टर्स में चलेंगी। ये नहीं कि ये पहले चैप्टर में थी इसलिए मैं उसकी कैलकुलेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। ये जो कैलकुलेशंस हैं ये चैप्टर नंबर 2 में भी, 3 में भी, 5 में भी और 9th स्टैंडर्ड में भी, 10th स्टैंडर्ड में भी, कभी भी ये लाइफ लॉन्ग है। कैलकुलेशन मैथ्स जो होती है ना, मैथ्स हमेशा के लिए होती है। मैथ्स कोई कुछ दिन के लिए नहीं होती है कि एक चैप्टर में एक चीज आई। जो चीज आप एक चैप्टर में पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो कभी भी आ सकती है। इसलिए जो कैलकुलेशंस है वो तो वैसे भी हर जगह आपके साथ रहेंगी। तो देखिए, एक फर्स्ट केस लेते हैं हम। मान लीजिए कोई इस तरह का नंबर है 2/3/5। ठीक है, इस तरह का कोई नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। 2 ही जरूरी है, 2 हो, 3 हो, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, अपने टर्म्स, किसी भी तरह के टर्म्स हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर हो सकता है, वाई हो सकता है, ए हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इस तरह की फॉर्म में जब कोई नंबर होता है तो क्या है ये है फ्रैक्शन। ओके, ये तो मालूम है। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इस केस में हमें क्या करना होता है? देखिए, इस केस में हमें क्या करना होता है, 2/3/5 इक्वल टू 2 अपॉन, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला है नंबर वो सबसे ऊपर लिख दिया, 2 न्यूमरेटर, 2/3 इंटू 5 न्यूमरेटर में चला गया। न्यूमरेटर में अंतर क्या था? न्यूमरेटर में था 2 और उसके बाद है उसके नीचे 3। उसके नीचे बोल रहा हूं मैं, अभी इसको डिनोमिनेटर नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा हूं, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। है तो ये डिनोमिनेटर ही। तो 2/3 ये रहा, और ये जो सबसे नीचे था 5, ये कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया सबसे ऊपर न्यूमरेटर के साथ। साथ मतलब न्यूमरेटर के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। ओके, तो ये हो गया 2 इंटू 5/3। ठीक है, ये 3 तो यहाँ पे था, वहीं का वहीं है, 2 वहीं का वहीं है। कौन भागा? ये 5 भागा होता के, यहाँ से निकल के भागा 5, सीधा पहुंच गया ऊपर 2 के साथ, यानी कि 2 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू 5/3। अब 2 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 5 दैट इज, ठीक है, 10/3। ये हो गया इस सवाल का, मतलब कह सकते हैं इस कैलकुलेशन का जो आंसर हो गया 10/3 हो गया। अभी देखिए, अब मैं एक और
सवाल लिखता हूं, एक और मतलब इसी को हम फिर से लिखते हैं, इसी नंबर को मैं फिर से लिख रहा हूं। देखिए देखते जाइए, 2/3/5, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, निकाल तो चुके, फिर क्यों निकाल रहा है, मैं एक तरह से और इसकी वैल्यू निकाल के देखता हूं, दिखाता हूं या देखता हूं। देखिए मेरा 2/3/5, मेरा 2/3/5। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, 2/3 है, ठीक है, 2/3 है इंटू 5 नीचे डिनोमिनेटर में, यानी कि ये जो 2 है ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये क्या हुआ भाई, अभी तो 5 गया था ऊपर और 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन उसका हो गया था, अब ये 5 यहां से गया यहाँ, 3 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 2 इंटू 5/3 था, अब यहां पे हो रहा है 2/3 इंटू 5। क्यों, देखिए अलग अलग बातें हो नहीं सकती, कुछ तो गलत होगा इसमें, कहीं ना कहीं या तो इसमें गलत होगा या इसमें गलत होगा। 2/3 और 3 के साथ 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 कितना होता है मालूम है, तो ये कितना हो गया 2/15। तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा, दोनों में से एक सही होगा, दोनों में से एक गलत होगा। कौन सा सही है कौन सा गलत है, चलिए मैं आपको बताता हूं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये जो कैलकुलेशन हमने की है ये बिल्कुल सही है, आपको आती है, आपने की है, कई जगह ऐसी सिचुएशन बनी होगी, आपने की होगी। और ये जो सबसे नीचे जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते थे सबसे ऊपर वाले के साथ, सबसे ऊपर पहुंच जाता है न्यूमरेटर में, तो ये हो जाता है 2 इंटू 5/3, ये सही है। ये 2/3/5 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, ये जो हमने किया है ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये क्या नाटक है भाई। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या बच्चों वाली बात सिखाने बैठ गए, तो हमें मालूम है कि ये भी सही है और ये भी सही है। अच्छा ये बताइए, एक सवाल के 2 आंसर्स पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। मैथ्स में एक ही सवाल के 2 आंसर्स पॉसिबल है ही नहीं। देखिए मान लीजिए किसी ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी हाइट कितनी है, मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच भी हो और 5 फुट 11 इंच भी हो, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। एक सवाल के 2 आंसर्स पॉसिबल नहीं है, एक सवाल की एक कैलकुलेशन या एक सवाल की एक ही वैल्यू आने वाली है। फिर इसकी 2 वैल्यूज क्यों आई, क्या 10/3 एंड 2/, की वैल्यू इक्वल होती है, नहीं इक्वल होती है। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ और आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, यहाँ पे लेस देन 1 आएगा, 1 से छोटा आएगा ना। 15 बड़ा है 2 छोटा है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 से तो छोटा ही आएगा, इसका रिजल्ट 1 से तो बड़ा ही आएगा। तो फिर ये 1 से बड़ा ये 1 से छोटा, दोनों सेम तो है नहीं, इक्वल तो है नहीं, तो फिर दोनों में से एक गलत होना चाहिए। मैंने अभी कहा कि एक ही सवाल के 2 अलग अलग आंसर्स पॉसिबल नहीं है, तो फिर अभी मैं ये साथ में ये भी कह रहा हूं ये भी सही है ये भी सही है, सवाल तो दोनों एक ही है ना। अब मैं आपको बता देता हूं ये सवाल दोनों एक नहीं है। बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को, बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं एक ही नंबर लिखा है, 2 बार लिखा है, यहाँ पे भी 2/3/5 लिखा है, यहाँ पे भी 2/3/5 लिखा है, फिर भी बोल रहे हैं दोनों सवाल अलग है। दोनों में काम अलग अलग कर दिया और बोल रहे हैं सवाल अलग है। काम क्यों अलग अलग कर दिया, अगर वो सवाल एक ही है तो। सवाल अलग हैं इसीलिए काम अलग अलग हुआ है। देखिए मैं समझाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ये क्या है, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिस नंबर को या जिस टर्म को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म्स में लिखा जा सके उसको कहते हैं फ्रैक्शन। मालूम है, बच्चों वाली बात, पता चलेगा अभी कि ये बच्चों वाली बात बार बार क्यों बोल रहा हूँ। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज अ फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन किसको कहते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मैं ये बार इस शब्द पे जोर क्यों दे रहा हूँ, देखिए अभी मैं इसको अलग तरीके से लिख के दिखाता हूँ। ये क्या है, 2/3/5, दोनों एक ही है और दोनों को बोल रहा हूँ अलग हैं। यहाँ पे लिखेंगे, चलेंगे अलग से लिखते हैं क्योंकि मैं फिर से यहाँ पे वापस यहीं पे आने वाला हूँ। तो 2/3/5 ये था ना अपना। तो देखिए ध्यान से देखिए इसमें हो क्या रहा है। अच्छा ध्यान से देखेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा। मैथ्स का खिलाड़ी बनना है तो मैंने बताया था सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं किया तो कर लीजिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था
कि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। तो शेयर जरूर करेंगे, अकेले अकेले चुपके से नॉलेज लेके नहीं बैठेंगे, जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी नॉलेज। शेयर जरूर कीजिए। तो 2/3/5 इसको मैंने फिर से लिखा है। मैंने कहा कि एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन उसको कहते हैं जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हो। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है? ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर। तो फिर ये दो डिनोमिनेटर्स कहां से आ गए? न्यूमरेटर अगर ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन तो एक ही है ना, ये एक, अगर ये एक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर एक होगा और डिनोमिनेटर एक होगा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब आपको ये समझ में आएगा कि ये दोनों अलग कैसे हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो सेपरेट करने वाली लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, सबको मालूम है। तो जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं वो डिवीजन के बदले ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग करती है, सेपरेट करती है। यानी कि उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो होता है न्यूमरेटर, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो नंबर लिखा होता है वो होता है डिनोमिनेटर। उस हॉरिजॉन्टल लाइन को इक्वल्स के साइन के ठीक सामने ड्रॉ करते हैं। अब बताइए ये दोनों सवाल एक ही हैं या अलग हैं? सवाल हमको ये दिया था, लेकिन साथ में इक्वल्स का साइन तो होगा ना, कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे, कि जैसे कि यहाँ पे कि समथिंग इक्वल टू इतना। ठीक है, इस ये किसी और प्रॉब्लम में कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी कि समथिंग इक्वल टू समथिंग, कोई नंबर आ रहे होंगे कैलकुलेशन करते करते, उसके बाद आएगा दिस मच इक्वल टू 2/3/5। यहाँ पे आया ये। अब इक्वल्स का साइन कहाँ पे है? आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो इक्वल का साइन लगा के दिया नहीं था, फिर हमसे पूछ रहे थे कि ये सवाल एक ही है कि ये अलग है। देखिए यहाँ पे तो नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पे तो लगाया था ना। ये देखिए ये निशान कहाँ पे है? ये जो साइन है इक्वल्स का, ये जहाँ पे यहाँ आएगा उसी पोजीशन पे यहाँ पर आएगा। ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करने वाली लाइन है, जिसकी इसके ऊपर न्यूमरेटर, इसके नीचे जो पूरा है वो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है। ये जो सेपरेट करने वाली लाइन है ये इक्वल टू के सामने आएगी। एक्चुअली इसमें मैंने थोड़ी सी एक चीज छोड़ दी। क्या छोड़ दिया मालूम है? वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आपको डिफरेंस बराबर समझ में आए। ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट करने वाली लाइन होती है, यानी कि ये इसको बोल सकते हैं आप डिवीजन की मेन लाइन। ये जो डिवीजन की मेन लाइन होती है इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं। ये लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा रखेंगे। यहाँ पे कौन सी लाइन है? ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करने वाली लाइन। इसके ऊपर ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर है और ये पूरा, ये सिर्फ 5 डिनोमिनेटर है। इसमें सिर्फ 2 न्यूमरेटर है और 3/5 डिनोमिनेटर है, इसलिए ये दोनों केसेस अलग हैं। अब देखिए जिस तरह से इक्वल टू का साइन इस लाइन के इस इक्वल टू के साइन के ठीक सामने हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, उसी तरह से उसके आगे जब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो इस लाइन के ठीक सामने इक्वल टू का साइन रखेंगे। इक्वल्स का साइन यहाँ पे नहीं लिख देंगे, इसके आगे तो कहाँ लगाएंगे? इक्वल्स का साइन यहाँ पर लगाएंगे। और उसके बाद फिर से जब यही लाइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करने वाली लाइन जब फिर से आएगी तो फिर वो इस इक्वल्स के साइन के ठीक सामने आएगी। ये आदत डालिए, और ये अगर नहीं किया तो एक्चुअली वो एक मिस्टेक है जो कि बिल्कुल वो उसको रॉन्ग माना जाएगा। रॉन्ग है, आप उसको छोटी मिस्टेक मत समझिए। मैथ्स में मिस्टेक कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती है। मिस्टेक होती है क्योंकि उसकी वजह से पूरा का पूरा रिजल्ट रॉन्ग आ जाएगा। तो ये इसके ठीक सामने होगा, ये इसके ठीक सामने होगा। तो आप बताइए इसमें न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है? मैं दूसरे से फिर से उसी सवाल पर रहता हूँ कि इन दोनों में से न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है, जो कि मैंने अभी बताया। इस लाइन के सामने, यानी कि अब हम इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करेंगे तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करने वाली डिवीजन की मेन लाइन के ठीक सामने हमने इक्वल्स का साइन लगाया। और अब हम ये देखेंगे कि ये रहा न्यूमरेटर। इसी को अब हम समझने के लिए कि दोनों केसेस में अलग अलग होता है, तो होता क्या है, क्यों होता है? एक्चुअली दोनों केसेस में अलग अलग नहीं होता है, दोनों केसेस में एक ही काम होता है। ये काम एक ही हुआ है, लेकिन वो न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स अलग अलग थे दोनों केसेस में, इसलिए रिजल्ट अलग आया। तो दोनों में काम एक ही कैसे हुआ ये मैं आपको दिखाता हूं कि अब हम इसको अलग टाइप से लिखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये रहा न्यूमरेटर और ये रहा का पूरा डिनोमिनेटर, ये रहा पूरा का पूरा न्यूमरेटर।
ठीक है। तो अलग तरह से क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, इसी को कहते हैं ना फ्रैक्शन। तो ये हो गया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई, ये है ना डिवाइडेड का साइन, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। अब जिस तरह से इक्वल्स के साइन के ठीक सामने जिस तरह से हम ये डिवीजन की मेन लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी तरह से इक्वल ये जो डिवीजन की मेन लाइन है इसी के ठीक सामने कोई भी साइन इसके ठीक सामने रखते हैं, चाहे वो इक्वल्स का साइन हो, चाहे वो डिवीजन का साइन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्सट्रैक्शन का साइन हो, ये इस डिवीजन की लाइन के ठीक सामने रखते हैं। तो ये जो साइन कौन सा था हमारा, डिवीजन का। क्यों रखा हमने ये साइन, तो इस टाइप से लिख दिया कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, हो गया कि नहीं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यही है ना। उसी को हमने दूसरे तरीके से लिख दिया कि डिवाइडेड बाय को लिखने का हमारा दो तरीके हैं, एक तो हम अपॉन के फॉर्म में लिख देते हैं, दूसरा हम ये डिवाइडेड का साइन लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं स्टेप्स ऐसे बता रहा हूँ आपको, दो स्टेप्स मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपको फ्रैक्शंस की जब भी कैलकुलेशन करनी है, उन दो स्टेप्स को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपसे कभी भी इस तरह की मिस्टेक नहीं होगी कि कब ये ऊपर जाएगा, कभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कब ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और अभी तो ये तीन है, तीन नंबर है, कौन सा है, 2/3/5, और भी हो सकते हैं 2/3/5/6, 4 भी होते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में अपने ये सिचुएशन पे देखी होंगी कि समथिंग अपॉन समथिंग अपॉन समथिंग अपॉन समथिंग, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। आपका पाला उससे 4 से ज़्यादा से आपका पाला नहीं पड़ा होगा, मेरा भी पाला कभी पड़ा नहीं, लेकिन हो तो सकता है ना, कितना भी हो सकता है, समथिंग अपॉन समथिंग अपॉन समथिंग अपॉन समथिंग अपॉन समथिंग। रूल एक ही याद रखेंगे, ये स्टेप्स याद रखेंगे। कौन से स्टेप्स, कि 2 डिवाइडेड बाई 3/5 के फॉर्म्स में लिख दिया हमने न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को। अब एक ही काम होगा कि ये क्या, ये हमने फिर से लिखा, न्यूमरेटर को हमने फिर से लिखा, ये रहा न्यूमरेटर। अब हमने डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। मालूम है कि अगर हम डिवाइड के साइन को पलट दें, यानी कि उल्टा कर दें, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, माइनस, प्लस, नहीं जी, मालूम है आपको कि डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लिकेशन, प्लस का उल्टा माइनस। ये जो प्लस और माइनस है ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एप्लीकेशंस हैं। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक दूसरे के अपोजिट एप्लीकेशंस हैं, ओके, एप्लीकेशंस बोल सकते हैं, एक्शंस बोल सकते हैं। तो 2, अब हमने क्या किया, जस्ट उल्टा कर दिया। तो ये उल्टा क्यों कर दिया भाई, क्या हमारे क्या दादागिरी, क्या किसी भी चीज़ को पकड़ के उल्टा कर दिया, उल्टा कर देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। लेकिन अब हमारी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन हमें वैल्यू चेंज होने नहीं देनी है। हमारा काम क्या है, कभी भी मैथ्स में कितनी भी कैलकुलेशन करें, किसी भी सवाल के साथ कितना भी खेलें, लेकिन हम किसी भी टर्म की वैल्यू को चेंज करने का हक नहीं रखते। तो ये हमने उल्टा कर दिया। तो जब उल्टा कर दिया तो इसका भी उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/5 था, तो ये देखो मैं कभी भी डिवीजन की जो लाइन है, ये जो अपॉन वाली लाइन है, मैं कभी भी पहले ड्रॉ करता हूँ ताकि वो ठीक सामने आए, ओके। ये और ये हो गया 3/5 था, तो ये हो जाएगा 5/3, हो गया 5/3। ये उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब जानते हैं ना, रेसिप्रोकल का मतलब है धोबी पछाड़, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, सीधा उल्टा हो जाता है, ठीक है। जो ऊपर था वो नीचे आ गया, यानी कि जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया। कौन सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये वाला नहीं, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर नहीं। अब ये तो हमने अलग अलग कर दिए, ये अलग अलग होने के बाद भी ये एक और फ्रैक्शन है। अब ये एक फ्रैक्शन था, अब जब हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो ये तो हो गया फ्रैक्शन से अलग, लेकिन ये अब एक फ्रैक्शन है 3/5। अब ये वाला जो नया वाला जो फ्रैक्शन है 3/5, इसको हमने क्या किया, 5/3 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ उल्टा कर दिया था साइन। जो एक्शन हमें करना था वो करना था डिवीजन, हमने कर दिया एक्शन मल्टीप्लिकेशन। जब एक्शन उल्टा कर दिया तो हमने नंबर को भी उल्टा कर दिया, तो उससे क्या हो गया, उल्टे का उल्टा। देखिए ये पेन है, ये रहा, ये पेन सीधा है, इसको हमने उल्टा कर दिया। अब उल्टे पेन को फिर से उल्टा कर दिया, तो ये सीधा हो गया ना, ये उल्टे का उल्टा हो गया, उल्टे के साथ फिर उल्टा हो गया, तो ये सीधा हो गया। ये वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये सेम वैल्यू रही। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं मालूम है, ये तो मालूम है आपको। तो इस फॉर्म का मतलब आपको मालूम है कि ये जो नंबर है ये ऊपर है, ऊपर मतलब ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर ना, ये भी न्यूमरेटर है। अब न्यूमरेटर है तो ये क्या होगा, 2 × 5,
अपॉन 3, नीचे 3 है डिनोमिनेटर में, तो 3 का 3 है, तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 अपॉन 3। तो ये क्या हुआ, ये वाला केस हो गया कि नहीं, 2 अपॉन 3। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, बोलने में थोड़ा सा बोलने में भी, बोलने के तरीके में भी अगर हम चेंज लाएंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहाँ सेपरेट हो रहे हैं। इसको हम बोलेंगे क्योंकि ये डिवीजन की मेन लाइन है, तो मेन लाइन पे थोड़ा सा स्ट्रेस देके बोलिए 2 अपॉन 3 अपॉन 5। ये नंबर क्या है 2 अपॉन 3 अपॉन 5, और ये नंबर क्या है 2 अपॉन 3 अपॉन 5। जिसको हम स्ट्रेस दे रहे हैं वो डिवीजन की मेन लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरे केस में भी सेम काम होगा, काम वही होगा, क्या 2 स्टेप्स, क्या हम ये सारी कैलकुलेशन किस तरह से कर रहे हैं, 2 स्टेप्स में कर रहे हैं। कौन से 2 स्टेप्स, एक तो हम इसको जो भी हमको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उस फ्रैक्शन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। डिवीजन है ना, फ्रैक्शन मतलब डिवीजन है, तो इस डिवीजन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया डिवीजन का साइन लगाकर। इस वाले केस को लेते हैं 2 अपॉन 3, ये कुछ आया होगा समथिंग इक्वल टू, लिख दूं समथिंग इक्वल टू, इसके नीचे है अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 5, तो ये समथिंग इक्वल टू आया होगा कहीं से किसी की ना किसी कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट आया होगा। तो अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। अब देखिए मैंने कहा था ना कि 2 काम पॉसिबल नहीं है, एक ही तरह का काम होगा ना, 2 कैसे पॉसिबल है। अब देखिए 2 अपॉन 3 अपॉन 5। अब देखिए करना हमें वही है, हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, 2 ही स्टेप्स में हमें काम करना है, यहाँ पे वही काम करना है, वही 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये कोई फर्स्ट स्टेप नहीं है, ये कोई फर्स्ट स्टेप नहीं है, ये कोई स्टेप नहीं है, ये क्या है फिर, ये कोई स्टेप नहीं है, तो ये है, ये तो लिखने का तरीका है कि हम जो अपॉन की मेन लाइन है, डिवीजन की जो मेन लाइन है उसके ठीक सामने हमने इक्वल्स का साइन लगाया। अब हमारा जो न्यूमरेटर है ये रहा न्यूमरेटर, इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर जो कुछ भी है वो है न्यूमरेटर, और इसके नीचे जो कुछ भी है वो है डिनोमिनेटर। तो अब हमने क्या किया, इक्वल्स के ठीक सामने न्यूमरेटर लिखा, लेकिन न्यूमरेटर अब अपने आप में एक फ्रैक्शन है, तो उसको लिखने का भी एक तरीका है कि उसको उसकी जो अपॉन वाली जो लाइन है उसको हम इक्वल्स के साइन के ठीक सामने ड्रॉ करेंगे। तो 2 अपॉन 3 ये रहा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। किस फॉर्म में हम लिख रहे हैं इसको, पहला स्टेप हमारा क्या था, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। तो इसको भी वही कर रहे हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है 5, ऊपर आएगा, यहां नीचे नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर तो 5 है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर जैसा है वैसे ही लिखा, 3 अपॉन 5 डिनोमिनेटर था, वैसा का वैसे 3 अपॉन 5 यहाँ पे लिख दिया। ये 5 डिनोमिनेटर था तो वैसा का वैसे ही 5 यहाँ पे लिख दिया। न्यूमरेटर था 2, वैसा का वैसे 2 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ न्यूमरेटर था 2 अपॉन 3, तो ये 2 अपॉन 3 को वैसा का वैसे ही यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो गया 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 5, इस फॉर्म में लिख दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। किसी भी फ्रैक्शंस की कैलकुलेशंस को इसी तरह से कर देंगे जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं है। जब आप ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना तो आपको बार बार ये लिख के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, सीधे उसका आंसर लिख देंगे। जैसे आपको ये फॉर्म आएगी तुरंत आप 10 अपॉन 3 लिख देंगे, जैसे आपको ये फॉर्म आएगी आप सीधे 2 अपॉन 50 लिख देंगे। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आप अटक रहे हैं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो यहाँ अटक रहे हैं, इस जगह पे जो अटकते हैं उनके लिए है ये वीडियो, ओके। तो 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 5। अब हमारा सेकंड स्टेप है क्या, हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसा कैसे लिखा रहने देंगे, न्यूमरेटर है ये, न्यूमरेटर को ऐसा कैसे लिख कर देंगे, डिवाइड के साइन को क्या कर देंगे, उल्टा कर दिया। ये हमारा सेकंड स्टेप कि हम डिवाइड के साइन को ठीक उल्टा यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। जब हमने उल्टा कर दिया तो एक बार फिर उल्टा कर दो ताकि वो सीधा हो जाए, यानी कि हम 5 को कर देंगे 5 का रेसिप्रोकल। तो 5 का रेसिप्रोकल, अभी तो यहाँ पे 3 अपॉन 5 था तो 5 अपॉन 3 कर दिया। अब ये तो 5 है, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है क्या इसके नीचे है, इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 0 थोड़ी है। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है 1। जब कोई भी नंबर होता है तो उसका मतलब उसको अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू वो नंबर ही आती है, यानी कि वो नंबर, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो रहा होता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 अपॉन 5। 5 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 5। अब देखिए न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर से नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो मालूम है, कि न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर। जब ये इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाय
डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 5 इज 15 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है? दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम्स अलग हैं, दोनों कैलकुलेशंस अलग हैं। अलग कैसे हैं? क्योंकि अलग इसलिए हैं क्योंकि ये इक्वल्स का साइन, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, इसमें अलग अलग हैं। जो नंबर्स देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरह की कैलकुलेशन आपको समझ आ गई। नेक्स्ट कैलकुलेशन इक्वल लेते हैं। और इस तरह का भी अगर नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है 3 अपॉन, थोड़ा सा अलग नंबर से लूँ, ये 3 नहीं तो ऐसा लगेगा कि वही है। इधर लिख देता हूँ, चलिए मान लीजिए 4 वाले आ गए, 4 नंबर्स आ गए, जैसे कि 36 अपॉन 17 अपॉन हो गया मान लीजिए 26 अपॉन हो गया 21, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो ऐसा हो गया तो इसमें भी क्या होगा, इसमें ज़्यादातर अब तक ऐसी सिचुएशंस जब भी आपके सामने आई होंगी तो वो एक ही केस होगा। किस तरह का केस होगा? ज़्यादातर इस तरह के केस से ही आपका पाला पड़ा होगा कि जो डिवीजन की मेन लाइन है, समथिंग इक्वल टू करके जो भी ये वैल्यू आई, तो वो क्या होगा, जो डिवीजन की मेन लाइन होगी ये सेंटर वाली होगी, उसके ऊपर एक उसके नीचे एक। लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। अभी तक आपका पारा जितने भी कैलकुलेशन से पढ़ा है उनमें हो सकता है कि हर केस में ऐसा ही हुआ हो, लेकिन हर केस में आगे भी ऐसा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कहीं किसी सवाल में ये भी जब कैलकुलेशन उस तरह की आएगी तब पता चलेगा ना कि किसी सवाल में जो अपॉन वाली मेन लाइन है, डिवीजन की मेन लाइन है, वो ये हो सकती है, किसी में ये हो सकती है। तो अगर ये है तो हमें वही काम करना है। क्या काम तो उसमें भी वही करना है, लेकिन 2 बार करना पड़ेगा। अगर मेन लाइन ये हुई तो वही काम आपको 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे फिर से एक और फ्रैक्शन बनेगा। अब इसमें क्या हुआ, न्यूमरेटर कौन सा है, इस मेन लाइन के ऊपर न्यूमरेटर, इस मेन लाइन के नीचे डिनोमिनेटर। तो ये हमने इक्वल टू का साइन लगाया, कहाँ पे लगाया, जो मेन लाइन है डिवीजन की उसके ठीक सामने। यहाँ पे भी था ठीक सामने, तो यहाँ पे भी ठीक सामने। अब जो न्यूमरेटर है वो भी अपने आप में फ्रैक्शन है, तो उसको लिखने का भी वही तरीका है, इक्वल टू के ठीक सामने उसकी उस वाले फ्रैक्शन की, ऊपर वाले न्यूमरेटर वाला जो फ्रैक्शन है, ये रहा पूरा न्यूमरेटर, इस फ्रैक्शन की, इस वाले फ्रैक्शन की जो डिवीजन वाली लाइन है वो इस इक्वल टू के ठीक सामने, और उसका न्यूमरेटर में भी जो न्यूमरेटर है वो 36, इस न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर है वो इस लाइन के नीचे। उसके बाद आ गया आपका डिवाइड का साइन। डायरेक्ट आप एक स्टेप छोड़ के मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप उतने प्रैक्टिस में अगर नहीं आए हैं तो आप इसी तरीके से कीजिए कि पहले आप डिवीजन का साइन लगाइए, और ये डिवीजन का साइन लगाने के बाद फिर से उसके सामने इस वाले ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन का कि जो डिवीजन की लाइन है, अपॉन वाली जो लाइन है वो इसके सामने, और ये 26 अपॉन 21, 26 अपॉन 21। नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम ही है, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा क्या, 36, इसको वैसे लिखेंगे पहले 36 अपॉन 17, इसका क्या कर दिया, उल्टा, फिर उसका भी उल्टा, 2 बार उल्टा, एक ही काम है, 2 बार उल्टा। ठीक है, ये हो गया डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया एक बार उल्टा। दूसरी बार उल्टा क्या हो गया कि हमने कर दिया नेक्स्ट नंबर का यानी कि डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, ये हो गया 21 अपॉन 26। अब इसमें काट पीट हो सकती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स कटने वाले होंगे, ये तो 17 तो प्राइम नंबर है तो ये तो कटेगा नहीं किसी से, ये कट रहे हैं, देखिए 2 से कट रहे हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं कट रहे, ये 2 से कट रहे हैं, 2 13 26 एंड 2 18 36, ये आपने काट पीट कर दिया, और मल्टीप्लाई करके 18 इंटू 21 करके जो यहाँ पे आएगा वो, और 17 इंटू 13 करके जो यहाँ पे आएगा वो, इसको लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट करना, 18 इंटू 21 और 17 इंटू 13। मैं कहा उसमें कैलकुलेशन करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो इस तरह से ये कैलकुलेशंस रहेंगी। अब मिस्टेक नहीं होगी इसमें। अब देखिए किसी सवाल में ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए सेम नंबर्स हैं, 36 अपॉन 17, 26 अपॉन 21, ठीक है, तो ये तो समथिंग इक्वल टू इतना था। ये दूसरा केस हो गया कि मान लीजिए x इक्वल टू होगा 36 अपॉन 17 अपॉन 26 अपॉन 21, तो डिवीजन की मेन लाइन कौन सी है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन से हैं, ये न्यूमरेटर है, तो इस लाइन को हम सबसे बड़ा ड्रॉ करेंगे।
ये है डिवीजन की मेन लाइन। तो इसके ऊपर जो कुछ भी है ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर क्या है, ये पूरा का पूरा 17/26/21 ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है। तो ये भी अपने आप में एक फ्रैक्शन है। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये इस केस का है, इसमें भी दो अलग अलग केसेस बन रहे हैं। तो उनमें से किसी भी पर्टिकुलर सवाल में कोई एक ही केस होगा, एक ही सवाल में दोनों केसेस नहीं होंगे। तो ये भी ये दोनों अलग अलग सवाल थे, ये एक ही सवाल में दो केसेस नहीं थे। ये भी ये जो केस आया इसमें जो ये हैं इनमें से भी ये भी अपने आप में ये जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है ये भी अपने आप में एक फ्रैक्शन है। तो इसमें दोनों में से कोई एक ही केस होगा। कौन सा एक केस, ये 17 अपॉन, तो डिनोमिनेटर जो अपने आप में एक फ्रैक्शन है इसमें भी डिवीजन की एक मेन लाइन होगी इन दोनों में से, इन दोनों लाइंस में से। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो फ्रैक्शन पूरा का पूरा है इसमें सबसे मेन लाइन है ये वाली जो कि इक्वल टू के सामने है। तो सबसे बड़ी तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो मेन डिवीजन की लाइन है वो है ये वाली। तो हमें किसी और सवाल में वो लाइन ये हो सकती है, तो ये बड़ी करेंगे, लेकिन इसको इतना बड़ा नहीं करेंगे जो उसके बराबर हो जाए या उससे बड़ा हो जाए, उससे छोटी रहेगी और इससे भी छोटी लाइन ये रहेगी। इस केस में क्या हुआ, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर हमने अपना वही वाला काम कर दिया। क्या, ये रहा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। फटाफट कर देता हूं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खेल, और रेसिप्रोकल और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का खेल, ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर ये जो बना डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अभी जो डिनोमिनेटर है ये 17 अपॉन ये जो मेन लाइन है डिनोमिनेटर की डिवीजन वाली लाइन, वो डिवीजन के साइन के ठीक सामने होगी, और इसके नीचे है 26 अपॉन 21। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये हो गया 36 इंटू डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, डिवीजन की मेन लाइन तो हमने वैसे ही लिख ली, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो इसका डिनोमिनेटर 26 अपॉन 21 ये आएगा 26 अपॉन 21। इसके ऊपर इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें पलटना है ना, तो किसका, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पलटना है। तो इसमें न्यूमरेटर कौन सा है 17 और इसमें डिनोमिनेटर कौन सा है 26 अपॉन 21। तो 26 अपॉन 21 हो गया इस डिवीजन की मेन लाइन के ऊपर, और इसके नीचे आ गया अपना 17। अब एक बार और सेम काम करना पड़ेगा, क्या, 36 इंटू ये तो हो ही गया था। अब हमने वही काम फिर से किया, कौन सा, ये वाला ब्रैकेट लगा लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा लेंगे, क्योंकि अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो इस मल्टीप्लिकेशन, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है अंदर जो कुछ भी होगा उस पूरे के लिए वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना ठीक रहेगा। वैसे अंदर जो काम होने जा रहा है वो डिवीजन है, और डिवीजन के केस में ये ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दो ही काम हो रहे हैं, प्लस या माइनस होता तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी था। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको ब्रैकेट लगा के इसलिए समझा रहा हूँ ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ हो रहा है। क्या है अंदर 26 अपॉन 21, फिर से वही काम 26 अपॉन 21 इसका न्यूमरेटर, और इसके बाद डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर है 17। ठीक है, अब ये हो गया फिर से 36 इंटू ब्रैकेट, वैसा का वैसे वही चीजें कॉपी की है 26 अपॉन 21, ये हमने वैसा का वैसे कॉपी किया है। अब हमने क्या किया, वैसा वही काम डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन। अब इसको ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, ब्रैकेट की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां पे भी मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, और कोई साइन है नहीं, तो हमें इस ब्रैकेट की जरूरत है नहीं। तो ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 17 का रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन 17। तो ये जो वैल्यू हमारी आ गई। अब हम इसको देखो, ये तो मालूम है ना कि इस तरह के जो नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई और फ्रैक्शंस में, तो हम एक ही डिवीजन की लाइन खींच के सारे न्यूमरेटर्स को उसके ऊपर और सारे डिनोमिनेटर को उसके इस लाइन के नीचे लिख लेंगे। तो क्या होता है, जरा फिगर जरा हमारी ईजी दिखती है। क्या हो जाता है 36 कर सकते हैं ना, ये हमें हक है, ये इसका हमें हक है, ये हम कर सकते हैं, ये अलाउड है। ये और ये एक ही बात होती है जो मैं लिख रहा हूँ 36 इंटू 26 इंटू 1, और 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि इंटू 1 करने पर कोई भी नंबर वही रहता है। अब नीचे क्या हो गया 21 इंटू
17। अब इनमें से जो जिससे कट रहा हो वो काटेंगे, जो जिससे नहीं कट रहा होगा वो नहीं काटेंगे, मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके ये आगे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा एक और केस। और किस किस तरह की मिस्टेक्स पॉसिबल हैं कैलकुलेशंस में? देखिए कई बार इस तरह की कुछ कैलकुलेशन होती है, बहुत लंबी कैलकुलेशन तो मैंने लिखी नहीं है, बहुत सारे साइंस हैं इसमें, प्लस भी है इसमें कहीं माइनस हो रहा है, कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कहीं डिवाइड हो रहा है। ये रहा डिवाइड 5/10 मतलब 5/10। तो ये माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। तो अब क्या पहले करेंगे क्या बाद में करेंगे? कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीक्वेंस में शुरू हो जाते हैं। कौन सी सीक्वेंस? लेफ्ट टू राइट, 2 - 2, 2 - 2 को काट के कर दिया 0, 2 में से 2 माइनस हो गया 0। उसके बाद उसके आगे की कैलकुलेशन ली, उसके बाद इंटू 5, 0 से फिर अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से नहीं होगी कैलकुलेशन की, ये सीक्वेंस में लेफ्ट टू राइट नहीं चलेंगे। इसमें आपको मालूम है, आपको कई बार टीचर्स ने भी बताया है कि जब इतने सारे साइंस होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हो रहे होते हैं, प्लस बी, माइनस बी, डिवीजन बी, बहुत सारे, मतलब ये सारे या फिर उनमें से कुछ हो रहे होते हैं, मान लीजिए 2 हो रहे होते हैं, कोई से 3 हो रहे होते हैं या 4 हो रहे होते हैं। तो इन सबको किस सीक्वेंस में आप कैलकुलेट करते हैं ये आपको मालूम है। ये टर्म आपको कई बार आपके टीचर्स ने भी बताया है। क्या मालूम है ना? क्या? बोर्ड मास, बोर्ड BODMAS, बोर्ड मास। क्या है ये बोर्ड मास? मालूम है ना आपको? आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम तो। BODMAS 1 2 3 4 5 6, ये 6 एप्लीकेशन है। कौन से? फर्स्ट क्या है? बी, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये जो ये सीक्वेंस है, जब हम देखेंगे इनमें से कौन कौन से हमारी कैलकुलेशंस में है, एक ही कैलकुलेशन में, तो सबसे पहले हमने देखा ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे। ओ क्या है? ये ऑफ है। ऑफ क्या है? ये ऑफ का मीनिंग क्या है? ऑफ का मतलब ये ऑफ देखिए एक तरह से मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं कहीं अलग भी हो जाता है। जैसे कि ये देखिए मल्टीप्लिकेशन की तरह किस तरह से काम करता है, जैसे कि दिस मच परसेंटेज ऑफ दैट मच, और दिस मच एवरेज ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ऑफ, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन के तरीके से लेते हैं, लेकिन किसी किसी केस में वो मल्टीप्लिकेशन की जगह कुछ और भी आ सकता है। जब इस तरह का कोई केस आएगा तो वो मैं बता दूंगा। अभी इसको ये समझ लीजिए कि सबसे पहले ये सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले ब्रैकेट, हमने यहाँ पे देखा कि ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस। तो सीधे ये 3 में से ये भी कैलकुलेशन करके जो भी आएगा उसमें से हम 6 को माइनस नहीं कर देंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको पहले सॉल्व करके खत्म कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है? 6 + 2। अगर ब्रैकेट के अंदर भी कुछ ऐसा होता कि 2 तरह के साइन होते तो फिर हम इस सीक्वेंस में चलते हैं कि उसमें अगर 2 साइन होते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, या प्लस भी है या माइनस भी है, तो उनमें से कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इस सीक्वेंस में करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया तो 6 + 2 हो गया, यानी कि 8। तो यहाँ दूसरी लाइन में हम माइनस के बाद डायरेक्ट 8 लिख देंगे, फिर इस कैलकुलेशन में लेंगे। तो ब्रैकेट के बाद फिर ऑफ इसमें है नहीं, फिर आया डिवीजन। डिवीजन कहाँ पे आ रहा है? इसमें, यहाँ पे। तो इस टर्म को हम कैसे करेंगे? ये जो टर्म है इसमें डिवीजन यहाँ पे है, तो 5 से 10 को पहले डिवाइड कर देंगे, इसको कट कर देंगे। ठीक है, ये डिवीजन हो गया। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्यों मल्टीप्लिकेशन करेंगे? जो ये टर्म आया पूरा, इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि डिवीजन के बाद क्या रहा है हमारे सीक्वेंस में? मल्टीप्लिकेशन। तो इस सीक्वेंस में इस तरह से हम चलेंगे, हम नंबर्स को लेते जाएंगे। प्लस और माइनस का काम सबसे बाद में आता है, जब हमारे बाकी के सारे साइंस खत्म हो चुके होते हैं। ना तो कहीं मल्टीप्लिकेशन बचता है, ना कहीं डिवीजन बचता है, ना ऑफ, ना ब्रैकेट। जब ये सब खत्म हो जाते हैं तो लास्ट में हम प्लस माइनस का खेल करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इसमें से जो ये बोर्ड मास है, इस बोर्ड मास में से एक ऐसी चीज है जो अक्सर अदृश्य रहती है। क्या? ये जो ब्रैकेट है, कई बार बहुत से सवालों में आप देखेंगे कि ये अदृश्य होती है। एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैंने अचानक ये बात बोल दी। देखिए एक जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, उसमें एक कैलकुलेशन में आया था, शायद वीडियो नंबर 2 में आया था, जब 2 रेशनल नंबर्स के बीच में एक और रेशनल नंबर इंसर्ट करना होता है। उस जगह एक आया था इस तरह का, देखिए D = एक एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इस तरह का कुछ आया था फिगर। एक्जैक्टली क्या था वो? शायद यही था जो मैं सोच रहा हूँ, 5/6 - 2/3। और ये डिवीजन की मेन लाइन, ये मैं अभी बता के चुका हूँ। ठीक है, ये डिवीजन की मेन लाइन हो गई। इसके नीचे था /6, शायद यही जो नंबर्स थे वो यही थे, शायद डिजिट्स ही थी। तो इस तरह का था। अब हम बोर्ड मास के हिसाब से इसमें चलेंगे, तो क्या होगा? सबसे पहले ब्रैकेट है ही नहीं, उसके बाद क्या है? ऑफ है ही नहीं, डिवीजन, तो सबसे पहले डिवाइड कर देंगे।
ये 6 डिवीजन कहाँ है, ये भी डिवीजन है, ये अपॉन है, अपॉन मतलब डिवीजन, ये भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, तो ये डिवीजन की मेन लाइन। तो सबसे पहले हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे। नहीं, यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो ब्रैकेट है ये कई जगह अदृश्य रहता है। इस जो कैलकुलेशन में, इस कैलकुलेशन में आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा कहीं पर भी, लेकिन इसमें ब्रैकेट है। देखिए कैसे, ये जो डिवीजन की मेन लाइन है इतनी बड़ी, ये सब 2 नंबर को, ब्रैकेट क्या काम करता है, 2 3 नंबर्स को, 4 नंबर्स को, टर्म्स को इकट्ठा करता है, ये काम कर रहा है ना ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये काम कौन कर रहा है, ये डिवीजन की जो ये वाली लाइन है ये यही काम कर रही है। क्या कर रही है, इतने नंबर्स को इसने इकट्ठा करके एक जगह कर दिया, क्योंकि ये जो 6 है, ये वाला नीचे वाला 6, इस 6 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरे के पूरे को हमें एक ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ये ब्रैकेट, ये कैलकुलेशन करते वक्त मैंने शॉर्टकट मार दिया था, मैंने कहा था आप लोग 9th स्टैंडर्ड में आपको करना आता होगा, सीधे मैंने आगे करके उसके लिख दिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि 5/6 -2/3 ये था, ये है ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से सॉल्व होगा ये। अब ये इसके अंदर जो है, जो कुछ भी है, इसको हम अपना जो एलसीएम वाला जो हमारा मेथड है उससे कर देंगे। ये 6 एलसीएम हो गया, ये 5 हो गया। क्यों कर देंगे हम, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर देंगे। हमारे सीक्वेंस में सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे का मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उन सबको एक नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक नंबर में ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये एलसीएम लेके ये माइनस करना है, इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो हमें पहले कर लेना है। हमने पहले क्या कहा था कि माइनस बाद में करना है, सब्सट्रैक्शन तो लास्ट में है। अब हम माइनस पहले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस बाद में करना है, लेकिन ब्रैकेट तो पहले सॉल्व करना है ना। ये जो माइनस ब्रैकेट के अंदर आया, तो इसलिए इसको हमें, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, इसलिए हम माइनस को पहले सॉल्व कर रहे हैं कि वो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें माइनस को पहले सॉल्व करना पड़ रहा है। तो ये हो गया 5 - 3 2 6, एलसीएम लेके ये करना आता है ना, 3 2 6 और 2 × 2 4। 3 से इस 6 को डिवाइड किया, 3 2 6 क्या है 2, तो 2 से जो 2 आया उस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 4। तो ये हो गया, ये हमारा ब्रैकेट डिवाइड बाय 6। अब उस काम को हम यहाँ पे कर देते हैं, कौन सा, ये उल्टा जो अभी हमने सीखा था। तो ये इंटू 1/6 हो गया। अब ये माइनस करके हमारा क्या बन गया, 1/6। ये बन गया, ये 1/6, ये ब्रैकेट बन गया 1/6। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट को हमने हटा दिया, क्योंकि ब्रैकेट्स मिला के सब पूरा एक नंबर आ गया, ये आ गया। इसके बाद ये इंटू हो गया और ये 1/6, और इस तरीके से आ गया 1 × 1 1, 6 × 6 36। तो इस तरह से देखिए बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे, और इस तरह की कैलकुलेशन में हम कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। मिस्टेक और भी होती है, किस किस तरह की मिस्टेक्स होती हैं वो लेते जाएंगे, समझाते जाएंगे। और इसके बाद देखिए इस वीडियो को हम यहाँ पे रोकते हैं, कैलकुलेशन का जो एक्स्ट्रा वीडियो है इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर हम लेंगे, लेकिन बीच में मुझे ये एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ गई, महसूस हो गई, और आपको समझ में आया होगा कि इसकी ज़रूरत वाकई में थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक आप इस तरह की कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कहाँ कहाँ आपसे इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। कहीं और किसी और तरीके की मिस्टेक होगी तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और जब आप इस वीडियो को बार बार शेयर करेंगे तो जिन स्टूडेंट्स को आप शेयर करेंगे उनसे भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कीजिए, देखिए एक चीज़ और मैथ्स में एक बहुत मज़ेदार बात ये होती है, ये शेयर वाली जो बात है मैंने आपको बताई कि मैथ्स की पढ़ाई कभी भी जो 2-3 लोग जब दिमाग मारते हैं ना, या कभी कभी 2-3 नहीं 10 20 40 इतने सारे लोग जब कंपटीशन लगाते हैं ना, शोर मचाते हैं, मिल के पढ़ाई करते हैं, बहुत मज़ा आता है इसमें जो मैथ्स है ना, अकेले पढ़ने से ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा आपको कि जब 2-3 अरे जब कंपटीशन लगता है कि उससे पहले मैंने कर दिया, पता चलता है दूसरे ने पहले कर दिया, पता चलता है तीसरे ने पहले कर दिया, पहले तो कर दिया लेकिन मिस्टेक कर दी। तो यहाँ मिस्टेक कौन सी हो रही है कौन सी नहीं हो रही है, आपस में कंपटीशन में वो पता चल के सॉल्व हो जाती है, एक दूसरे को समझा डालते हैं, क्योंकि एक चीज़ एक को आती है दूसरे को आती है, अपने आप हो जाती है। तो ये ज़रा सा एक साथ मिल के पढ़ाई करने की भी थोड़ी सी आदत डालिए। तो इस वीडियो का यहाँ पे हम एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 वीडियो नंबर 6 होगा, वीडियो नंबर 6। ये वीडियो नंबर 1 नहीं है, ये एक्स्ट्रा वीडियो 1 है। इससे पहले 5 वीडियोस हो चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर 1 को ख़त्म किया था। अब जो चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर 6 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।